बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 7-8 बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सर इस चैप्टर के अल्फाज से ज़्यादा इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस कीजिएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से क्या मुराद है? उसने कहा ट्रेड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वोकेशन हो, कॉमर्स हो या प्रोफेशन हो, ये इससे जो पैसे कमाएंगे वो बिजनेस में आएंगे। आपकी वोकेशन का लफ्ज क्या है? पेशा। और एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ अबव बट डज नॉट इंक्लूड, वो कहते हैं एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ अबव, इसी नेचर का एडवेंचर या कंसर्न है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट से कोई बंदा पैसे कमाएगा तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएंगे। कोई एफटीआर आइटम इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगी। प्रॉफिट या गेन आपने कोई भी कारोबार करके किया है, कोई भी गुड्स बेची है या कोई भी सर्विसेज बेची हैं, तो वो पैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेंगे। सर आपने कोई टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पर देकर जो पैसे कमाए हैं, रेंट ए कार का बिजनेस है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परचेज डिराइव बाय द पर्सन, आपने बिजनेस के ताल्लुकात से कोई फायदा उठाया तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपने बैंक से इंटरेस्ट माफ करवा लिया तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। आपके ताल्लुकात अच्छे थे, आपने बैंक से पूरा लोन ही माफ करवा लिया तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। मुदारबा में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा लाते हैं और दूसरा जो स्किल्स लाते हैं। जो स्किल्स लाने वाले मैनेजमेंट फी वसूल करते हैं वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। सब प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, लेकिन अगर किसी का बिजनेस ही प्रॉफिट ऑन डेट से पैसा कमाना हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। अगर कोई बैंक है जो किस्तों पर चीजें देता है और लीज रेंटल कमाता है तो बैंक के लिए वो लीज रेंटल भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएंगे। और उसके अलावा अगली डिस्कशन थी, अगर कोई बैंक इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट ऑन डेट कमाता है, बैंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और म्यूचुअल फंड उसको प्रॉफिट ऑन डेट एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। ये 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट्स प्रॉफिट ऑन डेट में भी लिखे हुए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यही तीनों पॉइंट्स यहां पर भी हैं। आगे चलता हूं सर, कुछ अहम पहलू हैं बिजनेस के। सबसे पहले जो रेजिडेंट पर्सन है वो बिजनेस पाकिस्तान में करे या बाहर करे, जो भी पैसा कमाएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैट में जाएगा और वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगा। लेकिन वो बंदा, अच्छा जी, दूसरी बात, एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होता है या रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस? सर जी इसका जवाब है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूअल और रिसीट दोनों पे टैक्स हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी हो तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास सिर्फ रिसीट की ऑप्शन नहीं है, उनके पास सिर्फ एक्रूअल बेसिस की ऑप्शन है। मुझे आप बता दें, कैपिटल गेन रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पे? एक्रूअल बेस पे टैक्स होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पे? रिसीट बेस पे। प्रॉपर्टी रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पे? एक्रूअल बेस पे। सैलरी रिसीट बेस पे। कैपिटल गेन तवज्जो से ज़हन में रखिएगा सर, कैपिटल गेन एक्रूअल बेस। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज जनरली अलाउएबल इन टैक्स। सर जी कोई भी एक्सपेंसेस जो होली और सिर्फ और सारे का सारा खर्चा बिजनेस के लिए तो माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी अगली बात है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में रियल प्रॉफिट टैक्स होते हैं, नोशनल प्रॉफिट टैक्स नहीं होते। सर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 26 करोड़ की,
इस वक्त वो हो गई है 35 करोड़ की। कितने का फायदा हो गया? 9 करोड़ पे का। बिजनेस वाले कहते हैं भाई ये ख्याली फायदा है, टैक्स वाले इसको इनकॉर्पोरेट, वो कहते हैं तुम बेच दो, 9 करोड़ का फायदा रिकॉर्ड कर लो। लेकिन तुम सिर्फ खुद ही बैठे बैठे सोचते जा रहे हो कि 9 करोड़ का फायदा हो गया, तो ये क्या है? नोशनल है। टैक्स वाले नोशनल को नहीं मानते, टैक्स वाले बिजनेस में रियल प्रॉफिट्स को मानते हैं। टैक्स वाले बिजनेस में रियल प्रॉफिट को मानते हैं। सर टैक्स वाले रीवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं मानते, टैक्स वाले इम्पेयरमेंट को नहीं मानते, टैक्स वाले रीवैल्यूएशन पर जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उसको नहीं मानते। टैक्स वाले, आपने किसी को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी थी, ईयर एंड पे फॉरेन करेंसी का रेट कम हो गया, आपको फायदा हो गया, क्या रिकॉर्ड करेंगे? टैक्स वाले कहते हैं ये नोशनल है। जब आप एक्चुअल में पे करोगे तब किसी फायदे नुकसान को देखेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये क्या है? ये फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से जो गेन लॉस हुआ है उसको कंसिडर नहीं करेंगे सर, नोशनल होता है वो। हाँ बेच दिया, जो पैसे कमाए उसको कंसिडर करें, पेमेंट कर दी, जो पैसे आए उसको कंसिडर करें, पेमेंट वसूल कर ली, जो फायदा हुआ उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन नोशनल नहीं, रियल। सर उसके बाद आ गया, दो तरह की रिसीट्स होती हैं। एक तरह की रिसीट को कहते हैं रेवेन्यू रिसीट और दूसरी तरह की रिसीट को कहते हैं कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर हम वसूल कर रहे होते हैं और ये इनकम होती है, जैसे रिसीट फ्रॉम डेटर, ये इनकम है। हाँ, और कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जो ओकेजनल होती है, वन ऑफ होती है, जैसे रिसीट ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये इनकम नहीं होती। रिसीट फ्रॉम डेटर इनकम है, लेकिन रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर जितने पैसे मिले वो इनकम नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर जितना गेन हुआ वो इनकम है। तो सर दोनों में फर्क है। रिसीट, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती जब तक लॉ खुद ना कह दे, और रेवेन्यू रिसीट इनकम होती है। सर वो कहता है कुछ केसेस में फॉलोइंग रिसीट्स आर टैक्सेबल, कुछ केसेस में जो रिसीट्स हैं वो टैक्सेबल होती हैं। रिकवरी इन कैश और इन काइंड अगेंस्ट अ डिडक्शन या लॉस अलाउड प्रीवियसली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। रिकवरी इन कैश और काइंड अगेंस्ट अ डिडक्शन या लॉस अलाउड प्रीवियसली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। पहली बार रिकवरी चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, अगेंस्ट अ डिडक्शन या लॉस अलाउड प्रीवियसली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। आपने पैसे रिकवर किए हैं, पहले लॉस हो चुका था, वो पैसे रिकवर किए हैं। रिकवरी जो होती है रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, मैंने परसों पढ़ाया था, वो इनकम में शामिल होगा। डेप्रिशिएबल एसेट को बेचने पर जो गेन आया वो इनकम में शामिल होगा। बैड डेट जो रिकवर हुए हैं वो इनकम में शामिल होगा। ट्रेडिंग लायबिलिटीज आपने पढ़ा हुआ है पहले, ये वाली बात मैंने आपको पढ़ाई है। 18 में खर्चा किया था, 19, 20, 21 में पे नहीं किया तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? इनकम में शामिल हो जाएगा। और अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा इनकम में से माइनस भी हो जाएगा। सर ये सारी चीज़ें इनकम थी, ये सारी डिस्कशन आपके साथ कर ली। यूनिट 3 पर आ जाइए जल्दी से, टैक्स अकाउंटिंग। यूनिट 3 पे आ जाइए जल्दी से, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग। सर जी एक्रूअल बेस या रिसीट बेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस दोनों बेसिस पर चल सकता है, लेकिन कंपनी के लिए लाजमी है कि वो एक्रूअल बेस पर चले। सर
बोर्ड के पास पावर है कि किसी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को कहते कि तुमने एक रूल पे चलना है या रिसीट पे चलना है, तो उसे तो उस पर ही चलना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा चाहता है कि वो एक रूल से रिसीट पे जाए या रिसीट से एक रूल पे जाए, तो उसे कमिश्नर को दरख्वास्त देनी पड़ेगी और कमिश्नर देखेगा कि क्या अगर इसकी वाकई में ज़रूरत है तो फिर उसको इजाज़त देगा। अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो चुका है, आप एक रूल से रिसीट या रिसीट से एक रूल पर आए, तो ध्यान रखिएगा कहीं एक इनकम 2 बार टैक्स ना हो जाए या एक एक्सपेंस 2 बार इनकम में से माइनस ना हो जाए। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में ये वाली डिस्कशन थी। एक्रूअल बेसिस क्या है? कमाए कितने। रिसीट बेसिस क्या है? वसूल कितने किए। जब रिसीट बेसिस पर बात करते हैं तो हम कहते हैं रिसीट बेसिस में इनकम क्या है? कितना वसूल किया इनकम है और कितना अदा किया एक्सपेंस है। और एक्रूअल बेसिस में इनकम क्या है? जितना कमाया इनकम। और एक्सपेंस क्या है? जितना वाजिबुल अदा हो गया, जितना पेएबल हो गया, वो एक्सपेंस है। तो भाई कैश बेसिस है कि जितना वसूल किया इनकम, जितना अदा किया एक्सपेंस। एक्रूअल बेसिस कहता है कि जितना कमाया वो इनकम, जितना रिसीवेबल हो गया वो इनकम, जिस अमाउंट के लिए आप एंटाइटल्ड हो गए वो इनकम, जितना वाजिबुल अदा हो गया वो एक्सपेंस, जितना पेबल हो गया वो एक्सपेंस। तो भाई an amount shall become payable by the person when all the events that determine liability have occurred and the amount of the liability can be determined with reasonable accuracy। वो कहता है भाईजान आप लाइबिलिटी को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो पेएबल हो गई है और आपको पता चल गया है कि कितनी अमाउंट। अकाउंटिंग में हम एस्टिमेट करके प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। टैक्स में प्रोविजन का मजाक नहीं होता। टैक्स में बिजली का बिल जब आएगा, जितना बिल होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग में आप एस्टिमेट करके बिल निकाल लेते हैं और उसे पेपर रिकॉर्ड कर लेते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? टैक्स में ऐसा नहीं होता। एन अमाउंट शैल बिकम पेएबल कब? जब आपकी लायबिलिटी इनकर हो गई है और जब लायबिलिटी कैन बी डिटरमिन विद एक्यूरेसी। बिल आ गया है, एस्टिमेट नहीं है, एक्यूरेटली बता। लो सर, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वो आगे कहता है, यार ये बड़ी बार पढ़ा दिया, अगर आपने कोई एक्सपेंस किया था और वो पेबल था और अगले 3 साल तक आपने पे नहीं किया तो दोबारा इनकम में शामिल कर देंगे, और अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा माइनस कर देंगे। ये दोनों बातें फिर वही हैं। आखिरी बात ये कि अगर आपने लायबिलिटी को पे की और आपको कोई फायदा हुआ, आपने एक बंदे के 25 लाख देने थे, उसने कहा मुझे 25 लाख की फौरी जरूरत है, दे दो। आपने कहा मैं 25 लाख दे दूंगा लेकिन तुम्हारी मोटरसाइकिल भी तुम अपनी मुझे दे दो। उसकी मोटरसाइकिल है 1.5 लाख रुपए की, आपने उसे 25 लाख दिया और 1.5 लाख की बाइक ले ली। ये जो 1.5 लाख की बाइक लिया, क्या वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज यस। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये सारी बात आपको बता दी। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके बराबर होता है टैक्स में? जो अकाउंटिंग में होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होता है? ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होता है। परचेजेस जो इस साल खरीदा वो परचेजेस। और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? जी, ओपनिंग स्टॉक का समझ आ गया। ओपनिंग स्टॉक क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग समझा जाएगा। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग समझा जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने नया कारोबार शुरू किया है, तो ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होगा? ओपनिंग स्टॉक 0 के बराबर होगा ना अकाउंटिंग में। टैक्स वाले कहते हैं ऐसे नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं जब कारोबार का इफ्तिताह किया था
उस वक्त जितना स्टॉक पहले मौजूद था वो सारा ओपनिंग स्टॉक समझा जाएगा। जब आपने कारोबार शुरू किया था उस वक्त जितना स्टॉक ओपनिंग था, उस वक्त जितना स्टॉक था उस सारे को ओपनिंग स्टॉक समझा जाएगा। सर जी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। और अगली बात, आपने अगर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है तो उसको इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है, एक प्राइम कॉस्टिंग मेथड है जिसको मार्जिनल कहते हैं। तो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल करना है या प्राइम कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल करना है टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक? तो भाई वो कहता है दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल होगी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लो सर, मैंने आपको ये सारी बात बता दी, 2 मिनट बाद आगे करा रहा हूँ, जल्दी से इसको देख लीजिए, रीड कर लीजिए। सर लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लूं। सर जी आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? FIFO मेथड इस्तेमाल करना है, FIFO मेथड इस्तेमाल करना है। और अगली बात यह है, एफको मेथड यूज कर सकते हैं, एफको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप FIFO पे हैं तो FIFO पे रहें, एफको पे हैं तो एफको पे रहें। अगर FIFO से एफको पे जाना है या एफको से FIFO पे जाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कमिश्नर से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। लो सर, ये वाली सारी बातें अगर आपको समझ आ गई तो अब हम चल रहे हैं डेप्रिसिएशन वाले एरिया की तरफ। डेप्रिशिएबल एसेट, पहली तो बात है डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन अलाउ होती है, पहली बात है कि डेप्रिसिएशन एज डिडक्शन अलाउ होती है। दूसरी बात है कि डेप्रिशिएबल एसेट कौन सा एसेट होता है? डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट होता है जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही हो और उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट होता है, वो डेप्रिशिएबल एसेट होता है। अब इसमें अगली बात आ गई, अगर कोई एसेट ऐसा है, डेप्रिशिएबल एसेट, अगर कोई एसेट ऐसा है जिस पर जो खर्चा हुआ यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट एज डिडक्शन अलाउ हो गई, यानी वो 100 रुपया एसेट पे लगा और पूरा एज डिडक्शन अलाउ हो गया, तो उसे डेप्रिशिएबल एसेट तो नहीं। अब डेप्रिशिएबल एसेट की अगली बात सुने। अगली बात यह है कि अगर यही डेप्रिशिएबल एसेट पार्टली फॉर जॉइंटली हो, यानी ये डेप्रिशिएबल एसेट टैक्स पेयर ने और इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिलकर खरीदा हो, ये डेप्रिशिएबल एसेट किस किस ने मिलकर खरीदा हो? टैक्स पेयर ने और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ने, यानी मीजान बैंक ने और मैंने मिलकर एसेट खरीदा है, जॉइंटली ओन करें, तो समझा जाएगा कि ये वाला एसेट अली इमरान ने खरीदा हुआ है और अली इमरान को इसकी पूरी डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अली इमरान को इसकी डेप्रिसिएशन फुली अलाउ होगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। सर जी स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट कैसे आती है? सर ये सारी जगह जितनी लाहौर में भी है, ये भी किसी गांव की तरह ज़मीन ही है, इसके ऊपर पुल बनते हैं, इसके ऊपर सड़कें बनती हैं, इसके ऊपर बिल्डिंग बनते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट बनते हैं, रेलवे स्टेशन बनते हैं, सुरंगें बनती हैं, टनल बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, अंडरपास बनते हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स। तो स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट गांव और शहर, वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ कि एक बार अपने ज़हन में जब गांव लाएंगे उसके बाद जब शहर लाएंगे तो शहर में जो एडवांसमेंट आएगी सारी, वो सारी स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट ही तो है। लो सर, अब अगली बात आ गई कि डेप्रिसिएशन।
सर जी क्या डेप्रिसिएशन होगी? बिल्कुल होगी। डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिसिएशन होनी ही होनी है। सर कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है? नो, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। डेप्रिसिएशन का जो मेथड होता है वो WDV मेथड है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन में तो हर बार सेम डेप्रिसिएशन होती है, लेकिन WDV मेथड में हर बार डेप्रिसिएशन कम होती है। टैक्स में WDV मेथड इस्तेमाल होता है। रेट क्या है? बिल्डिंग का 10%, कंप्यूटर का 30%, अदर्स का 15%। क्या रेट याद करने की जरूरत है? नहीं, पेपर में गिवन होगा। तरीकेकार क्या है डेप्रिसिएशन का? WDV तो है भाई, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द, जिस साल एसेट खरीदा उस साल के पूरे साल की डेप्रिसिएशन, और जिस साल एसेट बेचा उस साल की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। सर WDV कैलकुलेट करें। WDV क्या है? WDV तो वो अमाउंट है जिस पर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं, डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करते हैं टू गेट डेप्रिसिएशन। तो WDV क्या है? वो अमाउंट है जिस पर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करते हैं। अगर आपने नया एसेट खरीदा है तो एसेट की WDV क्या होगी? कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस। और अगर आपने पुराना एसेट है आपके पास तो उसकी WDV क्या होगी? कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शाबाश। सर जी याद रखना, टोटल डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं हो सकती। सर जी अगली बात जरा गौर से सुनना। एक एसेट हमने खरीदा 2021 में 100 रुपए का, हमने 2023 में एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 10 रुपए, WDV आ गई 90। फिर आया 2024 एग्जेम्प्ट था। अगर 2024 एग्जेम्प्ट है तो इसका मतलब है कि 2024 में तो ना इनकम कैलकुलेट हुई ना उस पर एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स लगना ही नहीं। फिर आया 2025 में क्या करेंगे? सर 2025 में डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे पिछले सालों में नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। यानी 2025 में हम अपनी कॉस्ट 90 नहीं लेंगे, एज्यूम करेंगे कि 2024 में नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है और 2025 की WDV 81 लेंगे। कॉस्ट नहीं, मुझे इसे WDV कहना चाहिए। और सर समझ आ रहा है? वो कह रहा है अगर एक साल इनकम एग्जेम्प्ट रही तो उससे अगले साल जो WDV होगी वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे पिछले साल में नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है। समझ गए? सर ये वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको यहां पर बताया। भाई स्लाइड की इंप्रूवमेंट नोट कर ली है जी। यहां पर कॉस्ट नहीं, यहां पर WDV आना चाहिए। अच्छा आप अगला कॉन्सेप्ट ले लीजिए। उर्दू में लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल होगा उतने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आपने एक एसेट खरीदा 10 लाख का, 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा इसकी डेप्रिसिएशन बनी 1 लाख, तो 60,000 माइनस करने की इजाजत होगी और 40,000 माइनस करने की इजाजत। दूसरा साल आ गया, WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखा हुआ है WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे ये सारा एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे ये सारा एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। तो WDV आ गई 1 मिलियन में से 1 लाख निकाला 90,000, सॉरी 9 लाख। अब इसका 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो डेप्रिसिएशन बनी 90,000। 54,000 माइनस होगा और 36,000 माइनस नहीं।
सर क्या यहां तक आ गए? तीसरी बात, ईयर 3, अगर ये एसेट बेच दिया तो क्या करेंगे? वो कहते हैं एसेट बेचने पर डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट करोगे? वो कहता है डब्ल्यूडीवी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डब्ल्यूडीवी ऑन डिस्पोजल। वो कहता है जो डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड थी ना, उसे डब्ल्यूडीवी में ऐड बैक कर दिया। तीसरे साल हमने एसेट बेच दिया, तीसरा साल जिस साल एसेट बेचा उस साल की डेप्रिसिएशन तो काउंट होती नहीं, वो तो फारिग हो गई। हमने बेचा लेट से 9,80,000 का, तो पहले तो आप डब्ल्यूडीवी निकालेंगे। डब्ल्यूडीवी कैसे निकालेंगे? कॉस्ट में से सारी डेप्रिसिएशन लेस कर दी और ऐड क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। सर जी 40 और 36 डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड ऐड बैक कर देंगे तो आपकी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। डिस्पोजल प्रोसीड में से डब्ल्यूडीवी लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया डब्ल्यूडीवी ऑन डिस्पोजल जब कैलकुलेट करते हैं तो डब्ल्यूडीवी में ऐड बैक कर देते हैं डेप्रिसिएशन जो नॉट अलाउड होती है। याद रखना, अगर ये एसेट जो है ये ऐसा हो जिस पर इनिशियल अलाउंस भी मिलना हो, तो इनिशियल अलाउंस 60-40 नहीं होगा, पूरा इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होगी। यार जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने परसेंट डेप्रिसिएशन माइनस होती, कहा है ना। लेकिन अगर आपने नया एसेट खरीदा है और तो उसमें इनिशियल अलाउंस हमेशा पूरा ही माइनस होगा, समझ गए? पूरा ही माइनस होगा। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। अच्छा जी, न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट देखिए। नहीं, पहले व्हीकल की डिस्कशन है वो बता दो। यार व्हीकल होती है दो तरह की, एक होती है फ्लाइंग फॉर हायर और एक होती है नॉकिंग। जो फ्लाइंग फॉर हायर है वो एक ऐसी व्हीकल है जो किसी इदारे के लिए प्लांट एंड मशीनरी की मानंद है और जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जैसे डेवो वालों के लिए बसें, जैसे टीसीएस वालों के लिए बसें, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वालों के लिए बसें, उनके लिए ये व्हीकल किसकी मानंद है? प्लांट एंड मशीनरी की मानंद। और व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, ये वो है जो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग। जो नॉट फ्लाइंग फॉर हायर है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है। जैसे नेस्ले के लिए बसेज है, जैसे एसबीआई के लिए बस है। एसबीआई स्टूडेंट को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए जो बस इस्तेमाल कर रहा है लेट से, तो ये वाली जो बस है ये नॉट फ्लाइंग फॉर हायर। टैक्स वालों ने कहा है अगर व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर है तो उसकी मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट क्या है? 7.5 मिलियन। अगर व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर है तो मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट क्या है? 7.5 मिलियन। वो कहता है जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन निकाली होगी, आपने 10 मिलियन की गाड़ी खरीदी, अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन निकाली 1.5 मिलियन की, लेकिन टैक्स वाला 10 मिलियन की 15% नहीं लेगा, टैक्स वाला 7.5 मिलियन का 15% लेगा। चूंकि मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट कितनी है? 7.5 मिलियन, वो उसका 15% लेगा। तो न्यूमेरिकल करते हुए होगा क्या? अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी। समझ गए? लो सर, अब मसला तब खराब होता है कि जब टैक्स वाले कहते हैं कि मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट ही 7.5 है और एक बंदा 10 मिलियन की गाड़ी लेकर 8 मिलियन की बेच देता है,
फिर गेन लॉस कैसे निकले? सवाल समझ आया है? अगर कोई गाड़ी की कॉस्ट 10 मिलियन है, वो खरीदता है और बेच देता है, तो अब मुझे ये बताओ कि गेन लॉस कैसे निकलेगा? तो इसका तरीका उसने बताया। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर 7.5 मिलियन से ज्यादा है अगर, तो आप सबसे पहले सेल प्रोसीड पे वर्किंग करेंगे। सेल प्रोसीड कितनी आएगी? अलाउड ओवर एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड। और कॉस्ट कितना आएगा? हम WDV 7.5 मिलियन लेकर WDV कैलकुलेट करेंगे, एज्यूमिंग कि कॉस्ट कितनी है? 7.5। लेट से आपने ईयर 1 में एक गाड़ी खरीदी जिसकी वैल्यू नॉट अप्लाइंग फॉर है, जिसकी वैल्यू 10 मिलियन है, और डिस्पोजल कितना था? डिस्पोजल था 9 मिलियन। तो गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले सेल प्रोसीड निकालोगे, अलाउड कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड आपके पास आ गया, और उसके बाद आप WDV कैलकुलेट करोगे। तो WDV ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे ये एसेट 7.5 मिलियन का खरीदा था, तो 7.5 मिलियन में से पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाली, दूसरे साल की निकाली, WDV निकाली, गेन लॉस कैलकुलेट कर। सर मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? अगर एक एसेट, अगर एक व्हीकल है जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, आपने इसको 10 मिलियन का खरीदा था, तो टैक्स वाले तो ये मानते ही नहीं है कि ये 10 मिलियन की होगी। टैक्स वाले कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने की होगी? आपने इसको 9 मिलियन का बेच भी दिया, अब वो कहता है गेन लॉस निकालो। तो गेन लॉस कैसे निकलना है? सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट। सेल प्रोसीड कैसे निकलेगी? अलाउड कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड। कॉस्ट WDV कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाली? तीसरे साल बेचती, जिस साल बेच दिया उस साल की डेप्रिसिएशन तो। सर समझ गए? सर ये है व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट सुनिए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसे डिस्पोज किया गया है, सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, तो हम कॉस्ट को किसके बराबर ले लेंगे? सेल प्रोसीड के बराबर। अगर डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, तो हम कॉस्ट को किसके बराबर ले लेंगे? सेल प्रोसीड के बराबर ले लेंगे। और गेन किसके बराबर आ जाएगा? लेट से हमने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची 150 मिलियन की, खरीदी थी 100 मिलियन की, डेप्रिसिएशन थी 20 मिलियन की। उसने कहा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल प्रोसीड 150 है, कॉस्ट 100 है, यानी सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, तो क्या करेंगे? कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर ले लेंगे। फिर जो गेन लॉस आएगा कैलकुलेट करेंगे, जो गेन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कॉस्ट को तब्दील कर देते हैं और कॉस्ट को किसके बराबर ले लेते हैं? सेल प्रोसीड के बराबर ले लेते हैं। केस नंबर 3, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है, आपने उसको एक्सपोर्ट किया है, तो अब आपने सेल प्राइस को तब्दील करना है। डेप्रिशिएबल एसेट को अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो सेल प्राइस को कॉस्ट के बराबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 300 का एक एसेट एक्सपोर्ट किया, कॉस्ट उसकी 200 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 थी, तो आपने जब देखा कि डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर ले लेंगे। यानी अगर डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो रहा हो तो सेल प्रोसीड की वैल्यू तब्दील हो जाती है, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्पोजल हो तो कॉस्ट की वैल्यू तब्दील हो जाती है।
और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इसमें भी गेन किसके बराबर आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर। सर इनिशियल अलाउंस क्या होता है? इनिशियल अलाउंस पढ़ने से पहले आपको बताना पड़ेगा डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है। डेप्रिशिएबल एसेट दो तरह के होते हैं, एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट और दूसरा अदर डेप्रिशिएबल। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट क्या है ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट क्या नहीं है ये उसने बता दिया। उसने कहा व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, फर्नीचर एंड फिक्सचर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल, प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी डिडक्शन, वो प्लांट एंड मशीनरी जिसकी एंटायर कॉस्ट इनकम में से माइनस होगी, वो भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। सर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट हो तो क्या होता है? सर अगर ये हो तो इनिशियल अलाउंस मिलता है, अगर ये ना हो तो इनिशियल अलाउंस, इन सारे एसेट्स पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ना व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर पर फर्नीचर एंड फिक्सचर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यूज इन पाकिस्तान। आपने सरगोदे से प्लांट लाहौर मंगवाया है, इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा सेकंड हैंड। लेकिन अगर आपने जापान से सेकंड हैंड प्लॉट मंगवाया है तो उस पर इनिशियल अलाउंस मिलेगा। क्यों? सेकंड हैंड तो है लेकिन यूज इन पाकिस्तान नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी एंटायर कॉस्ट माइनस हो गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। अदर डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। किस पर मिलता है? एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पर। कितना मिलता है? कितना मिलता है सर? कॉस्ट का 25% मिलता है। किस केस में मिलता है? अगर वो एसेट पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा हो तो मिलता है। कब मिलता है? जब वो एसेट पहली बार पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है या जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, विच एवर इज लेटर, तब मिलता है। सर WDV तो आती ही इनिशियल अलाउंस लेस करने के बाद है, यानी अगर आपने 100 रुपए का एसेट खरीदा तो पहले 25 लेस कर दिया, फिर उसके बाद 75 आया, फिर उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हर साल मिलता है? एक बार जो नया होगा एक बार मिलेगा। सर क्या ये लेसर को भी मिलता है? जो चीजें किस्तों पर देता है उसको भी अलाउ होता है? यस, उसको भी, लेसर को भी इनिशियल अलाउंस मिलता है। सर ये मैंने एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की बात कर ली। हाँ, अगर कभी आपको वो डेटा दे दे और आपको ये कह दे कि ये डाटा है, ये ओपनिंग WDV है, इतने एसेट इस साल खरीदे, इतने एसेट इस साल बेचे, डेप्रिसिएशन बताओ कैसे निकालोगे? तो उसका एक शॉर्टेस्ट तरीका है। आपके पास जो वो डाटा आपको देगा, सबसे पहले आपने ओपनिंग WDV ले लेनी, उसके बाद उसमें से डिस्पोजल पहले लेस कर देना। डिस्पोजल लेस कर दिया, उसके बाद उस पर परचेज ऐड कर देना है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट या अदर डेप्रिशिएबल एसेट। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट या अदर डेप्रिशिएबल एसेट को क्या कर दिया? ऐड कर। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट में से इनिशियल अलाउंस लेस करके ऐड करना होता है और अदर डेप्रिशिएबल एसेट को एज इट इज पूरा ऐड कर देना होता है। तो फिर आपकी क्लोजिंग WDV आती है और इस WDV पर डेप्रिसिएशन रेट लगता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो अगर वो आपको ओपनिंग WDV दे दे, इस साल एसेट खरीदे हैं, इस साल एसेट बेचे हैं, ये बता दे, तो आपने ओपनिंग WDV में से पहले जो बेचे हैं उनको निकाल दो, उनकी WDV निकालो और उसके बाद जो परचेज किए हैं देखो, जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है उसमें से इनिशियल अलाउंस लेस करने के बाद उसको ऐड करो और जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है उसको एज इट इज ऐड कर दो। तो यहां पे टोटल आ जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन रेट लगा दो।
सर समझ आ रही है? ये फॉर्मेट हो गया भाई। अच्छा आगे चलते हैं सर। इंटेंजिबल्स, अभी आपने डेप्रिसिएशन पढ़ी है, अब अगला पार्ट क्या है? इंटेंजिबल। सर इंटेंजिबल होते क्या है? इंटेंजिबल के साथ लफ्ज़ जब उसने मीन्स लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल है, इसके अलावा कोई इंटेंजिबल नहीं है। उसने कहा ये वाले एसेट्स इंटेंजिबल हैं अगर इसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए हो, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल और अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से राइज होने वाले एसेट इंटेंजिबल नहीं होते। याद रखना, इंटेंजिबल एसेट टैक्स में सिर्फ वो एसेट हैं जो पैसे देकर खरीदे गए हैं। अगर आपने खुद सेल्फ गुडविल जनरेट किया तो वो इंटेंजिबल नहीं है। और अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से कोई इंटेंजिबल अराइज हुआ है तो वो टैक्स वाले उसको भी नहीं मानते। टैक्स वाले सिर्फ किसको मानते हैं? जो खरीदा गया है, एक्वायर किया गया, उसको मानते हैं। सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या जब खरीदा जाता है तो जो उसकी कॉस्ट होती है वो इनकम में से माइनस होती है? तो इसका जवाब है इंटेंजिबल की कॉस्ट इनकम में से माइनस नहीं होती, अलबत्ता उसकी अमोर्टाइजेशन जरूर इनकम में से माइनस होती है। इंटेंजिबल की कॉस्ट इनकम में से माइनस नहीं होती, अलबत्ता उसकी अमोर्टाइजेशन जरूर इनकम में से माइनस होती है। Intangibles eligible for amortization. कौन से इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जिन पर अमोर्टाइजेशन, जिनकी अमोर्टाइजेशन माइनस होती है? सर इंटेंजिबल्स की कॉस्ट माइनस नहीं होती बल्कि अमोर्टाइजेशन माइनस होती है। आप में से वो बच्चे जिन्हें नहीं पता अमोर्टाइजेशन क्या है उन्हें बताता चलूं कि जिस तरह फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन होती है इस तरह इंटेंजिबल्स की अमोर्टाइजेशन होती है। सर अमोर्टाइज वो, और ये सिर्फ उस एसेट की होती है जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो और जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा हो। और कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो अकाउंटिंग का तरीका है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, यानी एसेट को खरीदने की कॉस्ट, इंसिडेंटल चार्जेस, इसको इम्प्रूव करने की कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट ऐड करके इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन याद रखना इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालने उसमें से अमोर्टाइजेशन लेस होती है, और ये अमोर्टाइजेशन कॉस्ट से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे total deduction cannot be more than the cost of intangible। अगली बात सर, तरीकेकार क्या है इंटेंजिबल्स की अमोर्टाइजेशन का? उसने कहा स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अगर कॉस्ट 100 है, यूजफुल लाइफ 5 है, तो ये 20 की अमोर्टाइजेशन होगी। हाँ अगर यूजफुल लाइफ आपको पता ही नहीं है कितनी है तो एज्यूम करेंगे 25 है, और अगर यूजफुल लाइफ 25 साल से ज़्यादा दी हुई हो तो भी एज्यूम करेंगे 25 है, और अगर यूजफुल लाइफ 25 साल से कम दी हुई हो फिर एक्चुअल की बेस पर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। सर आपने डेप्रिसिएशन के बारे में तो पढ़ा था, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द ईयर ऑफ सेल, लेकिन इंटेंजिबल में ऐसा नहीं है। इंटेंजिबल में है प्रोपोर्शनेट इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द ईयर ऑफ सेल, यानी जब आपने खरीदा तो प्रोपोर्शनेटली अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे, लेकिन जिस साल बेचा उस साल पूरे साल की अमोर्टाइजेशन लेस नहीं करेंगे। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, सर प्रोपोर्शनेट किस तरह? सर नंबर ऑफ डेज की बेस पर, नंबर ऑफ डेज की बेस पर। अगर आपने 100 मिलियन का एक एसेट खरीदा, उसकी यूजफुल लाइफ 35 साल है और 1 अप्रैल 2025 को खरीदा है, तो अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 रुपए का एसेट है, 35 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम कितनी है? 25, और इसको मंथ पे 3/12 नहीं करेंगे बल्कि नंबर ऑफ डेज की बेस पे अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? नंबर ऑफ डेज की बेस पर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। सर जी गेन लॉस का तो आपको पता है, 100 रुपए का सेल प्रोसीड ज्यादा थी, डब्ल्यूटीवी कम थी तो गेन आ जाएगा, सेल प्रोसीड कम थी, डब्ल्यूटीवी ज्यादा थी तो लॉस आ जाएगा। If the consideration received by the person exceeds the WDV of the intangible at the time of disposal,
the excess shall be income chargeable to tax in that year under that income from business. सर जाहिर बात है WDV कम है, सेल प्रोसीड ज्यादा है, जितना इजाफी होगा सेल प्रोसीड वो गेन होगा, टैक्सेबल होगा, जितना कम होगा वो लॉस होगा और एडजस्टेबल होगा। सर जी अगली बात ये है सर जी, ये नक्शा आपको भी पहले भी बताया है, अगर एक एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस इस्तेमाल हो रहा हो तो जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा होगा उतने परसेंट अमॉर्टाइजेशन लेस करेंगे, और जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा उतने परसेंट अमॉर्टाइजेशन लेस। वर्किंग नंबर 2 की बात कर लेते हैं। WDV 1 मिलियन माइनस 1 लाख बनता है 9 लाख की WDV है। 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा। यूजफुल लाइफ अगर 10 साल है तो भाई पहले तो आप WDV था ना, अब स्ट्रेट लाइन है, डेप्रिसिएशन तो पूरी 1 लाख, अमॉर्टाइजेशन तो पूरी 1 लाख ही होगी। 60% बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हुआ। जितने परसेंट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है उतने परसेंट अमॉर्टाइजेशन लेस करेंगे, और जितने परसेंट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा उतने परसेंट अमॉर्टाइजेशन लेस नहीं होगी। तीसरी बात, यानी WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे ये एसेट होनली फॉर बिजनेस इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात, अगर डिस्पोजल है, आपने पढ़ा था डेप्रिसिएशन के केस में, डिस्पोजल के केस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड एड बैक करते हैं, पढ़ाया है ना। इंटेंजिबल में ऐसा कुछ नहीं होता, इंटेंजिबल में WDV में से सिंपल अमॉर्टाइजेशन लेस कर देंगे, गेन लॉस निकाल देंगे। सर इंटेंजिबल्स वाली सारी बातें भी होगी। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, प्री कहते हैं पहले, कमेंसमेंट कहते हैं शुरुआत को। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में क्या है, शुरुआत, कारोबार शुरू होने से पहले के जो खर्चे हैं वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे फिजिबिलिटी स्टडी बनाना, जैसे प्रोटोटाइप्स बनाना, जैसे ट्रायल प्रोडक्शन करना। सब प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इनकम में से माइनस नहीं होते, बल्कि 20% के हिसाब से एज डिडक्शन अलाउ होते हैं। 100 रुपए का खर्चा किया, ये पूरा 100 माइनस नहीं होगा, बल्कि 20-20 करके 5 साल में माइनस होगा। ये 20-20 करके 5 साल में 100 पूरा होता है, छठे साल 20 माइनस नहीं हो सकता। जो डिडक्शन है वो मैक्सिमम प्री कमेंसमेंट ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। डिस्पोजल क्या है, आज ही पढ़ा है, यहां आप एसेट के मालिक ना रहो, ये एसेट ही ना रहे। एक्विजिशन, ये एक भाई ने कहा है कि ये वाली बात बता दें, मैंने कैपिटल गेन में नहीं पढ़ाई थी लेकिन यहां पर इसको करना था। सर जब आप एसेट एक्वायर करते हैं और वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी और 5 मिलियन से ऊपर की है और आपने उसको कैश में पे किया है, तो जितनी अमाउंट आपने कैश पे की है वो कैश में पे की, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी ना, और ना ही उस पर कोई डेप्रिसिएशन, इनिशियल लॉस या अमॉर्टाइजेशन माइनस होगा। और अगर कोई इमूवेबल नहीं है बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए लिमिट 5 मिलियन नहीं है बल्कि 1 मिलियन है, ना ही ये कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, ना ही कोई डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन या इनिशियल लॉस के तौर पे कुछ माइनस होगा। सर एसेट की कॉस्ट क्या होती है, जितने पैसे खर्च करके एसेट खरीदा वो एसेट की कॉस्ट है। अगर चीज के बदले चीज दी तो फिर क्या कॉस्ट होगी, जो चीज दी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट होगी। अगर आपने वैगनआर दे दी और सिटी ले ली तो सिटी की कॉस्ट क्या होगी, वैगनआर जो दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। और अगर आपने वैगनआर दे दी साथ 5 लाख भी दिया है तो सिटी की कॉस्ट क्या होगी, वैगनआर की फेयर मार्केट वैल्यू प्लस 5। यार पॉइंट समझ आ रहा है। अगर आपने वैगनआर दे दी, सिटी ली, साथ 2 लाख भी लिया तो सिटी की कॉस्ट क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस 2 लाख। सर जी
इंसिडेंटल चार्जेस कॉस्ट में शामिल होते हैं। कॉस्ट को एक्वायर करने का खर्चा, कॉस्ट को बेचने का खर्चा, एसेट को बेचने का खर्चा, एसेट को एक्वायर करने का खर्चा, एसेट को ऑल्टर या इंप्रूव करने का खर्चा। गाड़ी खरीदी, चारों टायर फारिग थे, उसको नए करवाए, रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवाई, ये जो खर्चा होगा ये सारा कॉस्ट में शामिल होगा। सर अगर कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या समझा जाएगा? बिजनेस ने ये एसेट कितने का खरीदा? फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट इट वाज अप्लाइड टू बिजनेस यूज। और अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन की है तो क्या समझा जाएगा? वो एसेट कितने का खरीदा? जितने पैसे उसकी कंस्ट्रक्शन पे लगे, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, जो सारी कॉस्टें, जो सारे खर्चे हुए हैं, वही एसेट की कॉस्ट है। अगर आपने गाड़ी ली हुई थी किस्तों पे, 5 साल की किस्तें पूरी हो गई, 5 साल की किस्तें अदा कर दी, अब गाड़ी आपकी हो जाएगी, यस और नो? अब बताएं उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट क्या होगी? 5 साल पूरे हो गए तो कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू होगी। और अगर 5 साल पूरे नहीं हुए और आपने पहले ही जाके कहा भाई मुझे गाड़ी दो, मेरी जान छुड़ाओ, तो फिर वैल्यू क्या होगी? बारगेन परचेज। अगली बात सुनिएगा। अगर आपने एक एसेट खरीदा है और एसेट खरीदा है लोन लेके, और लोन डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में, एसेट लोन लेके खरीदा है और लोन डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू में तब्दीली आ जाती है जिससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ी तो कॉस्ट या WD भी बढ़ेगी और उससे डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। 2-3 बार पेपर में आया। अगर आपने एसेट खरीदा है लोन लेके, जो कि लोन जो है वो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है, और अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू में तब्दीली आ गई, उसकी वजह से लायबिलिटी की वैल्यू में तब्दीली आ जाएगी, जिसकी वजह से कॉस्ट या WD भी तब्दील हो जाएगी और अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन। सर जी तीसरी बात, अगर आपने वॉशिंग मशीन और स्पिनर इकट्ठे खरीदे हैं 2 लाख के और आप सिर्फ वॉशिंग मशीन बेची है, तो बताएं वॉशिंग मशीन की कॉस्ट क्या होगी? वो कहता है जिस वक्त आपने वॉशिंग मशीन और स्पिनर खरीदे थे उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यूज की बेस पर अपोर्शन करके वॉशिंग मशीन की कॉस्ट निकालेंगे और उससे गेन लॉस निकालेंगे। यानी जब आपने वॉशिंग मशीन और स्पिनर खरीदा 2 लाख का, वॉशिंग मशीन उस वक्त उसकी अकेले की वैल्यू थी 1.5 लाख और स्पिनर की वैल्यू थी 1 लाख, तो भाई असल में 1.5 लाख डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे 2.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, ये करेंगे तो क्या आएगा? वॉशिंग मशीन की कॉस्ट आ जाएगी, उससे गेन लॉस। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? अगर आपने कोई चीज डील में खरीदी है तो उसकी फेयर मार्केट की वैल्यू की बेस पर प्रोपोर्शन करके उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर आप लैपटॉप रिपेयर करने का काम करते हैं और आपने 10 लैपटॉप रिपेयर किए और उसके बदले में एक लैपटॉप ही ले लिया, तो सवाल है कि इस लैपटॉप की कॉस्ट क्या होगी? 10 लैपटॉप के रिपेयर चार्जेस, कुछ बच्चे फेयर मार्केट वैल्यू कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है। 10 लैपटॉप के रिपेयर चार्जेस, और अगर आपने किसी बंदे को एक गन्ने की गाड़ी बेची है और उसके बदले में लैपटॉप लिया है, तो लैपटॉप की कॉस्ट क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन जो उसको दी है। तो वो कहता है अगर आपकी वैल्यू ऑफ द एसेट डिराइव होनी है किसी ऐसी चीज से जो चार्जेबल टू टैक्स है, तो जितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा वही उसकी वैल्यू होगी। और अगर आपकी वैल्यू डिराइव होनी है किसी ऐसी चीज से जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो जितनी अमाउंट पे टैक्स एग्जेम्प्ट होगा उसके बराबर ही उस एसेट की कॉस्ट होगी। सर जब भी एसेट की कॉस्ट लेंगे तो उसमें सबसे पहले अगर कोई कमीशन है, कोई रिबेट है, कोई सब्सिडी है, कोई ग्रांट है जो गवर्नमेंट ने दिया, तो उसे लेस करेंगे। यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट में से सब्सिडी, ग्रांट, रिबेट, कमीशन जो है वो जो गवर्नमेंट ने दी होती है उसको क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं।
अनलेस के गवर्नमेंट ने सब्सिडी सिर्फ ये दी हो कि हम आपको हमें 2 साल बाद पैसे वापस कर देना। अगर गवर्नमेंट ने 2 साल बाद पैसे वापस लेने हैं तो भाई फिर तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, दिस वाज 4.4। अब मैंने आपको ये करवा दिया। और इस एरिया की आखिरी बात है, क्या समझा जाएगा एसेट कितने का बिका? एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, इतने का बिका। अगर एसेट लॉस या डिस्ट्रॉय हो गया था तो क्या समझा जाएगा कितने का बिका? जितनी इंडेमनिटी, जितनी इंश्योरेंस से पैसे मिले या जितने सेटलमेंट से पैसे मिले या जो अदालत ने फैसला किया, समझा जाएगा ये एसेट उतने का बिका। जो मैंने कैपिटल गेन में कंसीडरेशन रिसीव्ड के रूल बताए ना, वही रूल एज इट इज यहां पर भी अप्लाई होते हैं। हाँ, अगर गाड़ी किस्तों पर दी हुई थी, किस्तें पूरी हो गई, बैंक ने गाड़ी मेरे नाम कर दी, क्या समझा जाएगा? बैंक ने वो गाड़ी कितने की बेची? रेजिडुअल वैल्यू। अगर एक बिजनेस का एसेट मैंने पर्सनल यूज करना शुरू कर दिया तो क्या समझा जाएगा? बिजनेस ने वो एसेट कितने का बेचा? फेयर मार्केट वैल्यू, जब से वो पर्सनल यूज हुआ। और जब किस्तों वाली गाड़ी मुझे मिल गई तो क्या समझा जाएगा? कितने की बिकी? रेजिडुअल वैल्यू की बिकी। हाँ, उसने एक शर्त लगा दी है, समझा जाएगा बैंक ने वो गाड़ी मुझे रेजिडुअल वैल्यू की बेची अगर रेजिडुअल वैल्यू प्लस लीज रेंटल में जो प्रिंसिपल पार्ट है, अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा हो तो समझा जाएगा बैंक ने मुझे वो गाड़ी रेजिडुअल वैल्यू की दी। रेजिडुअल वैल्यू प्लस लीज रेंटल का जो प्रिंसिपल पार्ट बैंक ने वसूल किया है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 या 2 से ज्यादा एसेट इकट्ठे ऑफर बना के बेचें, जैसे अभी वॉशिंग मशीन और स्पिनर खरीदे थे ना, इसी तरह अगर वॉशिंग मशीन और स्पिनर बेचे हैं तो बताएं वॉशिंग मशीन कितने की बिकी? सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल की बेस प्रोपोर्शन करेंगे। सर, ये सारी बातें मैंने बता दी, लेकिन एक सबसे कीमती बात रह गई। वो क्या है? एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। और क्या रह गई? स्पेकुलेशन का मैं सोच रहा हूं कि मैं उसकी आपको वीडियो दे दूं और ये वाला मैं आपको भी पढ़ा दूं, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है। ऑल तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जब तक ये कवर नहीं होता अच्छे से हम क्लास खत्म ना करें, मगर प्लान ये है कि आपको कम से कम इनएडमिसिबल और एडमिसिबल एक्सपेंसेस में बहुत अच्छे से अभी करवा देता हूं। और दूसरा क्या है? स्पेकुलेशन की मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूं विद एग्जांपल। बल्कि एक बात आपके साथ और करनी थी। एक बच्चे ने मुझे वो वाली बात कही थी, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर का टॉपिक रह गया था, उसकी वीडियो शेयर करनी है। उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा और इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा। जी सर। लो सर, मैं आपके साथ बात करने लगा हूं डिडक्शंस की। डिडक्शन का मतलब क्या है? खर्चा। डिडक्शन का रौला क्या है? रौला असल में यह है कि कुछ खर्चे अकाउंटेंट माइनस कर देता है और टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करने थे, और कुछ खर्चे अकाउंटेंट माइनस कर देता है और टैक्स वाला कहता है हाँ माइनस करने थे, और कुछ खर्चे अकाउंटेंट माइनस नहीं करता लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करने थे। ये 3 तरह के खर्चे, 3 टाइप्स हैं बेसिकली डिडक्शन की। वो खर्चा जो अकाउंटेंट ने माइनस किया और टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना था, एड बैक। सर ये एड बैक क्यों करते हैं? ये तो जवाब बहुत अच्छा है, ये खर्चा इसे एड बैक करेंगे। क्यों कर रहे हैं सर? असल में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इसे शुरू कहां से करते हैं?
अकाउंटिंग प्रॉफिट में से अकाउंटेंट ने जो खर्चा है वो पहले ही माइनस किया होता है, तभी हम उसे ऐड नहीं ऐड बैक करते हैं। यानी जो अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है वो नहीं माइनस होना था, उसे रिवर्स करते हैं। तो जो चीज आपके दिमाग में सबसे क्रूशियल है और होनी चाहिए वो ये है कि भाई आपकी गेम शुरू ही अकाउंटिंग प्रॉफिट से हो रही है। आप अगर सेल से वर्किंग कर रहे होंगे तो फिर ऐसा नहीं करेंगे, फिर तो जो एडमिसिबल खर्चे हैं वो माइनस करेंगे, खत्म। लेकिन असल में आप वर्किंग शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से। तो जब आप वर्किंग अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं तो अकाउंटेंट ने तो सारे खर्चे माइनस करके प्रॉफिट निकाला हुआ है। तो आप जब उसको उस अकाउंटिंग के असूल में और टैक्स के असूल में कोई डिफरेंस आता है तो आप पहला काम तो ये करते हैं कि जो अकाउंटेंट ने किया चुप करके वो रिवर्स कर दो, और दूसरा काम ये करते हैं कि जो टैक्स वाला कह रहा है उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। अकाउंटेंट कह रहा है 15 लाख डेप्रिसिएशन है, टैक्स वाला कह रहा है 12 लाख डेप्रिसिएशन है। अकाउंटेंट वाले की डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो, टैक्स की डेप्रिसिएशन को माइनस करो। अकाउंटेंट वाली ऐड बैक क्यों कर रहे हो? चूंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में से ये 15 लाख माइनस हुआ होगा, इसको रिवर्स कर रहे हो। तो इसका कॉन्सेप्चुअली आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम ऐड बैक करते क्यों हैं। और जब अकाउंटेंट ने माइनस कर दिया और टैक्स वाला भी कहते हैं हाँ माइनस करना था, तो इसे इग्नोर भी इसीलिए करते हैं कि अकाउंटेंट ने ठीक माइनस कर तो दिया, अब हमें क्या जरूरत है छेड़छाड़ करने की। और केस नंबर 3, एक खर्चा जो अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया हुआ लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करना है, उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे डोनेशन, रिपेयर और इनिशियल अलाउंस अकाउंटेंट को तो पता भी नहीं होता क्या है, टैक्स वाला कहते हैं माइनस करो तो करना पड़ेगा। अकाउंटेंट ने रिपेयर एक्सपेंस माइनस किया हुआ है, टैक्स वाला कहते हैं हाँ माइनस करना था। अकाउंटेंट ने डोनेशन माइनस की हुई, टैक्स वाला कहता है डोनेशन माइनस नहीं करनी, उसे क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। अलबत्ता इसका क्या मिलेगा आपको? टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अलबत्ता इसका टैक्स क्रेडिट। अब जब ये कोर बात आपके दिमाग में आ गई तो अब इससे अगला स्टेप है कि भाई ये बात तो हम समझ गए हैं, अगली गेम असल में ये है कि कौन से खर्चे माइनस होने और कौन से खर्चे माइनस नहीं, कौन से खर्चे माइनस होने हैं और कौन से खर्चे माइनस नहीं होने टैक्स की रूह से। टैक्स वालों ने कहा हर वो खर्चा जो पैसे कमाने के लिए किया है माइनस करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन शर्त यह है कि वो खर्चा बिजनेस के लिए हो सिर्फ और सिर्फ, और सारे और सारा। हाँ, अगली बात उसने ये कही कि अगर किसी डेयरी फार्म में कोई जानवर मर जाए तो जानवर मरने से जो नुकसान होगा वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। सर एक डेयरी फार्म में एक भैंस मर गई, भैंस खरीदी थी 4 लाख की, वो मर गई तो उसको उसकी लाश, उसकी खाल वगैरह उतार के बेच देते, लाश बिक गई 10,000 रुपए की, कितने का नुकसान हो गया? ज्यादा रेट लगा दिए लाश उसका खाल का। चलो कोई बात नहीं, आप कौन से खरीदार हैं सर? सर 390 का नेट नुकसान हो गया ना, ये माइनस करने की इजाजत। कार केसेस कहते हैं लाश को, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, इनएडमिसिबल डिडक्ट, कौन सा खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है? सर इन 3 जुमले बोलने लगा हूं पहले अब हम वो बात कर लेंगे कौन सा खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, यानी इन्होंने ऐड बैक होना। पहला पॉइंट के लिए 3 जुमले बोलने लगा। पहला जुमला, इनकम टैक्स इनकम में से माइनस नहीं होता। दूसरा जुमला, सेल्स टैक्स और एफईडी इनकम में से माइनस होता है। तीसरा जुमला, सेल्स टैक्स और एफईडी जो एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया जाए वो इनकम में से माइनस नहीं। सर दूसरी बात, आपको जब टैक्स कट के मिला है तो जो टैक्स डिडक्ट हो जाए वो इनकम में से माइनस
नहीं। तीसरी बात, आपने जो एक्सपेंस किया है और आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया और पेमेंट करते वक्त अगर टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी, आपने टैक्स नहीं काटा, तो वो वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। एसबीआई ने मुझे सैलरी देनी थी 1 लाख रुपए, एसबीआई को चाहिए था कि 10,000 रुपए काट के मुझे 90,000 देता, यस और नो? एसबीआई ने गलती क्या की, मुझे 1 लाख पूरा दे दिया। अब एसबीआई को क्या नुकसान होगा? जो 1 लाख की सैलरी मुझे एसबीआई ने दी है वो एसबीआई का खर्चा है ना, माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। जब आप खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होती तो एक्सपेंस कम हो जाता है, जब एक्सपेंस कम हो जाएगा तो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। समझ गए? ये नुकसान है सर। पूरा लाख माइनस करने की इजाजत सर। हाँ, इसकी एक्सेप्शन भी सुन लीजिए। अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था या फिनिश गुड्स खरीदा था और मुझे चाहिए था कि मैं उसकी पेमेंट पे टैक्स काट के पेमेंट करता, लेकिन मैंने नहीं किया, तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी ना। वो खर्चा 20% माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, 80% फिर भी माइनस करने की इजाजत। रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स के अंदर 20% ऑफ टोटल परचेजेस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, बाकी फिर भी माइनस करने की इजाजत होगी। आम खर्चा तो पूरा ही लाख माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स कितना है? 20% माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, 80% फिर भी माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी, अब आपने चूंकि सेल्स टैक्स पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार पहले पढ़ा हुआ है, उस बेस पर मैं आपको ये बात आसानी से समझा सकता हूँ कि सेल्स टैक्स में एक थर्ड स्केड्यूल आइटम होती है। थर्ड स्केड्यूल आइटम, अगर आप थर्ड स्केड्यूल आइटम की मैन्युफैक्चरर हैं और आपने एक बंदा रखा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ऐसे बंदे को फाइलर होना चाहिए, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल होना चाहिए। अगर वो बंदा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं है तो फिर मसला है, फिर आप उसको जो कमीशन देंगे वो 0.2% ऑफ टर्नओवर तक तो माइनस करने की इजाजत होगी, उससे ज्यादा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। यानी सेल का या टर्नओवर का 0.2% माइनस करने की इजाजत होगी, उससे ज्यादा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अगर वो बंदा क्या ना हुआ, फाइलर ना हुआ। अगर वो बंदा फाइलर एक्टिव टैक्स में लिस्ट में शामिल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जो भी होगा माइनस करने की इजाजत। सर आपने पेमेंट की, किसकी? सैलरी की, रेंट की, ब्रोकरेज की, प्रॉफिट ऑन डेट की, नॉन रेजिडेंट पर्सन की या फी पेमेंट फॉर सर्विस, इन सारे लोगों की पेमेंट की है, तो आपको चाहिए था टैक्स काट के पेमेंट करते। अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। फाइन या पेनल्टी जो कानून की खिलाफ वर्जी पर किया जाता है वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, कानून की खिलाफ वर्जी वाला, उसके अलावा माइनस करने की इजाजत होगी। अपना जाती खर्चा, आपने बकरा ईद के लिए बकरे खरीदे हैं तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं, आपका जाती खर्चा है, माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। एंटरटेनमेंट का खर्चा लिमिट के अंदर माइनस करने की इजाजत होगी, उससे ज्यादा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। यानी अगर आप एंटरटेनमेंट, आप मुल्क से बाहर गए हैं, बिजनेस के मकसद के लिए गए हैं, तो वो खर्चा, और आपने कोई ट्रांजैक्शन बताई है कि फलां ट्रांजैक्शन के लिए गए हैं, फिर तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। अगर उसके अलावा कोई खर्चा आपने किया है तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, या वो हेड ऑफिस को चार्ज होगा, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चार्ज नहीं होगा। फॉरेन कस्टमर या सप्लायर, अगर वो फॉरेन कस्टमर या सप्लायर पाकिस्तान आया, उनको खिलाया पिलाया, रिहाइश थी, जो खर्चा किया माइनस करने की इजाजत होगी। अगर आपने मीटिंग्स पर जो खर्चा किया है, बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर क्लाइंट और कस्टमर पर जो खर्चा किया है, मीटिंग्स पर जो खर्चा किया, माइनस करने की इजाजत होगी। एंड नई ब्रांच ओपन किया है, वहां पर कोई इब्रारुल हक को बुला के कोई कॉन्सर्ट करा दिया, ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी।
ठीक हो गया, ये सारे खर्चे में। इससे शर्त एक है, जिन लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है उनका ताल्लुक बिजनेस से होना चाहिए। उसने कहा ईद मिलन पार्टी की है एम्प्लॉयज के साथ, माइनस करने की इजाजत होगी। उसने कहा ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम किया है एम्प्लॉयज के साथ, माइनस कर। भाई बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, तो वो सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। जिनको एंटरटेन किया जा रहा है, जिनको खाने खिलाए जा रहे हैं, रिहाइश दी जा रही है, वो बिजनेस से रिलेटेड लोग होने चाहिए। हाँ जी, पी फंड, ये तो आपने सैलरी में पढ़ा था सर, उस वक्त आप लेने वाले थे। आज आप बिजनेस की बात करें तो आज आप देने वाले। तो भैया दो बातें याद रखना, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुवेशन फंड, ग्रेचुटी या पेंशन, इसको अगर बिजनेस कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो माइनस करने की इजाजत होगी अगर दो शर्तें पूरी हो। शर्त नंबर 1, वो अप्रूव्ड हो। शर्त नंबर 2, इफेक्टिव अरेंजमेंट किए गए हों कि जो पेमेंट करेंगे तो टैक्स काट के करेंगे। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो ये कंट्रीब्यूशन टू पी फंड, ग्रेचुटी, सुपर एनुवेशन फंड माइनस करने की इजाजत होगी। सर आपने अगर कोई पेंशन फंड में या सुपर एनुवेशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन की है और वो टोटल के 50% से भी ज्यादा है तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। 50% तक माइनस होगा, 50% से ज्यादा वाला माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर अगर आपने फंड किसी रिजर्व में डाला हुआ या कैपिटलाइज किया हुआ है तो वो तो खर्चा है ही नहीं, वो तो माइनस नहीं होगा। अगर एओपी अपने पार्टनर को कोई सैलरी दे दे, कोई कमीशन दे दे, कोई ब्रोकरेज दे दे, कोई प्रॉफिट ऑन डेट दे दे तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। एनी सैलरी पेड और पेबल एक्सीडिंग 32। सर आपने सैलरी दी है कितनी? 32,000 पर मंथ। अगर आपने सैलरी 32,000 पर मंथ से ज्यादा की पे की है तो आपको कैश में पे नहीं करनी चाहिए थी। अगर कैश में पे की तो माइनस करने की इजाजत नहीं। सर आपने कोई मशीन खरीदी, कोई लैंड खरीदी, कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होगी, उसका इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होगी, उसकी अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत होगी। सर फार्मास्यूटिकल कंपनी बड़े ज्यादा रिश्वतें देती हैं डॉक्टर को ताकि उनकी दवाइयां बिकें। फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए उन्होंने लाजिम कर दिया कि सेल के 10% से ज्यादा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सेल के 10% तक का जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा माइनस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये खास तौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स पे करता है ना, तो टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है, बस वो खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। अगर एम्प्लॉयर किसी और का कोई टैक्स पे करे तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर अगर किसी बंदे के पास सबूत नहीं है कि उसने वो एक्सपेंस किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो, तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सर अगली बात, ये बात मैं आपको, अच्छा नहीं यार वो मैंने डिलीट कर दी, मैं यहां पर खुद बनाता हूं। सर जी जरा बात देखना, अगर बारिश हो रही है माशाल्लाह, बारानी रहमत है सर, आपने बारिश में इंजॉय करके पढ़ना है। सर जी अगर अकाउंटिंग बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा हो, अगर अकाउंटिंग बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा हो, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा हो और पेमेंट कैश में की गई हो, तो जो खर्चा होगा वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। बस ये तीनों चीजें ध्यान में रखना। अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, पेमेंट कैश में की हो तो माइनस करने की इजाजत नहीं। पेपर में पता है आपको सवाल कैसे आता है? वो कहता है 2,72,000 रुपए का रिपेयर का एक्सपेंस कैश में पे किया।
तो अंडरस्टूड है ना कि अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा है, पेमेंट कैश में कि हम कहेंगे ये वाला एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शन क्या है? यूटिलिटी, बिजली पानी गैस का बिल, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज, टैक्सेस, ड्यूटी, फी, फाइन, इन सब लोगों पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी कैश में पेमेंट करने की लिमिट तो है, लेकिन अगर ये आ जाए तो फिर कैश जितना मर्जी हो कोई मसला नहीं है, माइनस करने की इजाजत हो। अच्छा जी, ये अगला पॉइंट आ गया और ये बड़ा अहम है। जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, सिवाय इसकी दो इसके अलावा एडिशनल बातें हैं। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितनी होनी चाहिए? कम से कम 100 मिलियन पर पर्सन। और जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन जो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी वो 10% से ज्यादा नहीं होगा टोटल एक्सपेंस का। तो भैया जो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है वो मैक्सिमम कितना होगा? 10%। जो इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, मैंने तीनों जुमले बोल दिए, 3 जुमले हैं इसमें बड़े कीमती। पहला, जितने परसेंट सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे उतने परसेंट खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। दूसरा, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 मिलियन पर पर्सन। तीसरा, जितना खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी वो 10% ऑफ टोटल डिडक्शन या 10% ऑफ टोटल खर्चे से ज्यादा। अगली बात ये है, एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल। हाँ जी, एफबीआर वाले कहते हैं, सजी स्टोरी ये है कि इम्तियाज, मेट्रो, मैक्रो, गोरमे, केक्स एंड बेक्स, आप इनसे जब भी कोई चीज खरीदते हैं आप इनको पैसे देते हैं, ये सिस्टम पे आपको एंट्री करते हैं, छोटी सी स्लिप निकलती वो आपको दे देते हैं। ये जब वो एंट्री करते हैं तो रियल टाइम में ये वाली इंफॉर्मेशन किसके पास चले जाती है? हेड ऑफिस चले जाती है। अच्छा, हेड ऑफिस चले जाती है। एफबीआर वाले कहते हैं, एफबीआर वाले चाहते हैं और एफबीआर वाले कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन अगर रियल टाइम में केक्स एंड बेक्स के हेड ऑफिस जा सकती है तो हमारे पास क्यों नहीं जा सकती? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस वजह से एफबीआर वालों ने सोचा कि ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम में हमारे पास भी आनी चाहिए। तो एफबीआर असल में रिटेलर्स को खास तौर पे ये कह रहा है कि आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएं और उसे हमारे साथ क्या कर लें? इंटीग्रेट कर लें। अब जो बंदा ये काम करेगा, एफबीआर वाले कहते हैं हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे, कितना? 1.5 लाख पर मशीन। और जो बंदा ये काम नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। और वो कहता है सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। और ये सेलिंग एक्सपेंस मैक्स जो माइनस करने की इजाजत नहीं है वो मैक्सिमम कितने होंगे? 8%। यानी अलाउएबल डिडक्शन के 8% से ज्यादा जो होंगे वो तो माइनस कर ही लेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8% सेलिंग एक्सपेंस, 8% एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत नहीं। सेलिंग, सॉरी यार मैं दोबारा बोल दूं कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए, जितने सेलिंग एक्सपेंस है वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन ये सेलिंग एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 8% ऑफ टोटल एक्सपेंस। लो सर, कौन कौन से खर्चे माइनस नहीं करने?
मैंने आपके गोश्त गुजार कर दिए। 8% माइनस कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले नहीं करने। 8% भाई सारे माइनस करने हैं, 8% माइनस नहीं कर सकते, इनएडमिसिबल 8%। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, सर रिसर्च कर रहे हैं, खर्चा इनकम में से माइनस होगी, शर्त है, शर्त नंबर 1 रिसर्च बिजनेस के लिए की जाए, शर्त नंबर 2 रिसर्च पाकिस्तान में की जाए और रिसर्च साइंटिफिक हो। हाँ, अगर आप रिसर्च करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, या रिसर्च करने के लिए आप कोई इनटेंजिबल एसेट या डेप्रिशिएबल एसेट खरीद रहे हैं, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अगर आप नेचुरल डिपॉजिट के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, है या नहीं है, कहां पर है, कितने डिपॉजिट है और किस क्वालिटी के डिपॉजिट है, अगर आप इस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी नहीं है ये रिसर्च आप खुद करें, आप किसी भी अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पैसे दे दे और रिसर्च वो कर दे तो खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो खर्चा होगा माइनस करने की इजाजत है, चाहे आप एम्प्लॉय उनकी फैमिली को एजुकेशन की ट्रेनिंग कराएं या अस्पताल की ट्रेनिंग कराएं, या आप किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग करा दें अपने एम्प्लॉय को, चाहे आपका एम्प्लॉय ना भी हो, चाहे आपकी कंपनी का मुलाजिम ना भी हो, पाकिस्तान का सिटीजन हो, आप उसे अप्रूव्ड बोर्ड से अप्रूव्ड इदारे से ट्रेनिंग कराएंगे तो वो वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। प्रॉफिट ऑन डेट, जितना भी इंटरेस्ट है, आपने लोन लिया, लोन जितना बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया उतना इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। आपने लीज की बात सुन लो, लीज की एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है, पहले वो करा दूं। लीज में 2 पार्टीज होती हैं, एक लेसर और एक लेसी। अली इमरान ने गाड़ी किस्तों पे ली बैंक से, बैंक हो गया लेसर, अली इमरान हो गया लेसर। अब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चल रहा होगा, सर अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट कहेगा ये गाड़ी अली इमरान की है, डेप्रिसिएशन को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, कॉस्ट एसेट को रिकॉर्ड करेगा, डेप्रिसिएशन भी माइनस करेगा, और जो मैं किस्तें दे रहा हूँ उसका इंटरेस्ट वाला पार्ट भी माइनस करेगा। टैक्स वाले कहते हैं अली इमरान मालिक है ही नहीं, अली इमरान तो किस्तों पे गाड़ी ली है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बैंक के नाम है, गाड़ी का असल मालिक कौन है, अली इमरान मालिक ही नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं अली इमरान ने गाड़ी किराए पर ली है, जो किराया अली इमरान दे रहा है वो माइनस करने की इजाजत है। सो टेक्निकली डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अकाउंटेंट माइनस कर रहा है, टैक्स वाला कहते हैं लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत है। अब जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो क्या करना होगा, जो अकाउंटेंट कह रहा है उसे रिवर्स कर देंगे और जो टैक्स वाला कह रहा है उसे इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इसी तरह ही लेसर है, लेसर में 2 चीजें, एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट कहता है कि भाई बैंक का अकाउंटेंट कहता है भाई हमें तो इंटरेस्ट आ रहा है, हम चुप करके वो रिकॉर्ड करेंगे, जो किस्तें बैंक को मिलती हैं उसमें से जो इंटरेस्ट का हिस्सा है वो क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं खुदा के बंदे ये सारा तुम्हारा माल है, गाड़ी तुम्हारी है, गाड़ी को रिकॉर्ड करो, गाड़ी को रिकॉर्ड करने के बाद गाड़ी की डेप्रिसिएशन लेस करो, और जो किस्तें तुम्हें मिल रही हैं उसमें से इंटरेस्ट अलग ना करो, ये पूरा किराया है, जो लीज रेंटल है वो तुम्हारी इनकम है, उस लीज रेंटल में से डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत है। तो जब ये न्यूमेरिकल में सवाल आता है तो पहले तो जो अकाउंटेंट ने किया होता है उसे रिवर्स करते हैं और जो टैक्स वालों ने किया होता है उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये देखो मैंने आईए भी लिखा हुआ है, बैंक को अगर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है, व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है तो इनिशियल अलाउंस भी माइनस करने की इजाजत है। सर समझ आ गई, इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन और लीज रेंटल माइनस करने की, और सर इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होगी, और जो लीज रेंटल है वो पूरे का पूरा इनकम में शामिल।
आम रूटीन में जो सवाल आता है वो सिंपल ये होता है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करना होता है, लीज रेंटल माइनस करना होता है, लेकिन इसका कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यार एक बात और है, वो बात थोड़ी सी गहरी है, अब ध्यान से सुनना। इसका बुलेट नंबर 3 है, थोड़ी सी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पहले सोच रहा था कि ये वाली बात रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आप इतनी तवज्जो से बात सुन रहे हैं तो ये भी समझ जाएंगे। व्हीकल नॉट, यार मैं फिर कह रहा हूं ध्यान डाल, अभी तक कोई बात इतनी गहरी नहीं थी जितनी ये है, मैं आपको समुंदर में उतारने लगा हूं। व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, अगर नहीं डूबते सर, अगर डूब जाएंगे तो अच्छा इधर ही डूब जाए, आगे भी गहरी खाइए सर। सर जी व्हीकल आपने गाड़ी किस्तों पर ली है, गाड़ी किस्तों पर ली है, और गाड़ी कौन सी है? व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, और है भी लीज एसेट। आप इसका लीज रेंटल पे कर रहे हैं, तो आपको पता है लीज रेंटल में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है प्रिंसिपल और एक हिस्सा होता है इंटरेस्ट। वो कहता है अगर लीज है और व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, और उसका प्रिंसिपल पार्ट जो आप पे कर रहे हैं वो कितना होगा? वो मैक्सिमम 2.5 होगा, वो मैक्सिमम 2.5 मिलियन होगा। यानी अगर आप व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर जो कि लीज्ड एसेट है, उसका एक प्रिंसिपल पार्ट पे कर रहे हैं जो कि 2.5 मिलियन तक अलाउ होगा, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा। अब होगा ये एक आजादी एंड कंपनी वाला सवाल है, पता नहीं वो हम उसको नॉर्मली तो वो इम्पोर्टेंट है, एओपी का सवाल है, लेकिन इस वक्त उसी की मैं फिगर्स लेके आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं। व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, लीज रेंटल है, उसका प्रिंसिपल पार्ट है। उसने कहा जी कि हमने 3 मिलियन के लीज रेंटल पे किए और उसमें से फाइनेंस कॉस्ट 1.5 मिलियन थी, तो आप समझ गए प्रिंसिपल पार्ट कितना था? 1.5 मिलियन। सर गाड़ी असल में पूरी कितने की थी? 10.5 मिलियन की। तो हमने किया क्या था? हमने किया ये था कि 2.5 मिलियन इज द मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट divided by 10.5 million is the actual cost multiply by principal part कितना है? 1.5। देखो इसी पे ही टॉक पड़ सकती थी, आप लोगों ने तो बोलना कुछ नहीं था। लो सर देखिएगा, 2.5 मिलियन इज द मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट इन केस ऑफ लीज व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर का प्रिंसिपल पार्ट। ठीक हो गया? तो ये 2.5 डिवाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। यहां पर उसने लिखा हुआ है लीज रेंटल का प्रिंसिपल पार्ट 2.5 मिलियन से ज्यादा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी अगर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर हो। तो इसका मतलब यह है कि आपको लीज रेंटल में जितना प्रिंसिपल पार्ट होगा उसको अलहदा करना पड़ेगा, और अलाउड ओवर एक्चुअल करके उसको लीज रेंटल से मल्टीप्लाई करके आपके पास जो अमाउंट आएगी वो माइनस करने की इजाजत होगी। करें जरा, 2.5 डिवाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। जी सर जी 0.3, ये वाला इतना अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन होगा, इतनी अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन। इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये व्हीकल अगर लीज्ड एसेट हो और लीज व्हीकल हो और वो नॉट प्लाइंग फॉर हायर हो, तो उस पे आपने जो लीज रेंटल पे किया है उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट पे किया है वो इस तरह से एज डिडक्शन अलाउ होगा। लीज रेंटल का प्रिंसिपल पार्ट 2/5, एक्चुअल अलाउड 2.5 है, एक्चुअल 10.5 है, मल्टीप्लाई बाय लीज रेंटल का प्रिंसिपल पार्ट। समझ गए?
सर आज़ादी एंड कंपनी में ये वाली एडजस्टमेंट है, और अगर आप वो सवाल घर जाके करें तो आप कहेंगे सर इसको 80% से मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है? तो भाई 80% से मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ था चूँकि उसने कहा हुआ था सवाल में कि 80% बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, तो जितने परसेंट बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है उतने परसेंट मल्टीप्लाई करना है। और ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो इस तरह से करनी। सर हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्पेशल पर्पस व्हीकल, आपकी जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैं आपको ये भी पढ़ा दूं। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? सर ये वो वाला बंदा है जो पैसे कलेक्ट करता है, पैसे वसूल करता है आपके ब्याह पे। सर आप स्पेशल पर्पस, अगर मैं गाड़ी किस्तों पर ली हुई है और मैं पैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी पे कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो एज डिडक्शन लाओगे। और बैंक ने जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बंदा रखा हुआ है जो पैसे कलेक्ट करता है, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है बैंक इसको जो पैसे देता है वो भी एज डिडक्शन अलाउड। और आज की हमारी आखिरी डिस्कशन है बैड डेट, वो पढ़ें अगर आपकी सांसें बाकी रह गई हैं तो, क्योंकि तकरीबन फौत होने के करीब है। सर बैड डेट भाईजान तुसी 4 साढ़े 4 महीने मौजा कीतियां, ठीक है, इन्ना पढ़ लो। 4 साढ़े 4 माह नहीं पढ़ा, अब पढ़ना पड़ा तो टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं, पढ़ लें, फायदा इंशाल्लाह अभी भी आप पढ़ के कवर कर लें तो बात बन जाएगी। सर बैड डेट, अकाउंटेंट तो कहता है बैड डेट है माइनस करो बस, ठीक है। टैक्स वाला कहता है नहीं माइनस नहीं करूंगा, कुछ शर्तें हैं वो पूरी करो। पहली शर्त क्या है? सर बैड डेट सिर्फ वही माइनस होगा जो पहले जब डेट बना था तो इनकम में शामिल हुआ था। जब डेट बना था तो इनकम में शामिल हुआ था, जब बैड होगा तो तब माइनस होगा। अगर डेट बनने पे इनकम में शामिल नहीं हुआ था तो बैड होने पे माइनस भी नहीं होगा। एग्जांपल लीजिए, आपने एंट्री की डेबिट डेटर क्रेडिट सेल और उसके बाद बैड हो गया, तो जब डेट बना था तब इनकम में शामिल था, अब बैड हुआ है इनकम में से माइनस होगा। लेकिन आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया, डेबिट एडवांस टू एम्प्लॉय क्रेडिट कैश, अब ये जब डेट बना था तब इनकम में शामिल नहीं हुआ था, अब ये जब बैड होगा तो इनकम में से माइनस भी। और इसकी एक्सेप्शन है बैंक्स के केस में। बैंक जो अपने क्लाइंट को लोन देता है तो एंट्री करता है डेबिट लोन क्रेडिट कैश, गर्चे जब ये डेटर या जब ये रिसीवेबल आपने रिकॉर्ड किया, इसको जब आपने रिकॉर्ड किया साथ इनकम रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन जब ये वाला रिसीवेबल बैड होगा तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत हो। समझे? यानी अगर इनकम में पहले रिकॉर्ड हुआ है तो ही बैड डेट के तौर पे माइनस होगा, अगर इनकम में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो बैड डेट के तौर पे माइनस नहीं होगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? बैंक्स के केस में जो लोन होता है, बैंक जो लोन इशू करता है, जब वो लोन देता है तो इनकम के तौर पे बुक नहीं करता, लेकिन जब वो लोन बैड होता है तो इनकम में से माइनस होता है। सर बैड डेट सिर्फ तभी माइनस होगा, बैड डेट सिर्फ तभी माइनस होगा अगर अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है। बैड डेट सिर्फ उस हद तक ही माइनस हो सकता है जिस हद तक अकाउंटेंट ने माइनस किया है। बैड डेट सिर्फ तब माइनस होगा अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हो। वो बंदा मर गया, उसका बिजनेस चल गया, वो खुद तबाह हो गया, वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, आप बैड डेट नहीं कर सकते सर। देयर शुड बी सम रीजनेबल ग्राउंड्स। और प्रोविजन फॉर बैड, प्रोविजन को तो मानते ही नहीं ना बिजनेस में टैक्स वाले प्रोविजन को मान। अकाउंटेंट ने प्रोविजन माइनस की होगी, टैक्स वाले कहेंगे नहीं करनी माइनस, ऐड बैक कर देंगे। और सर सारी बातें अगर समझ आ गई तो अब जब बैड डेट रिकवर होता है तो क्या करते हैं? ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी करते हैं। व्हाट इज ए? सब्सिक्वेंट रिकवर्ड। व्हाट इज बी? एक्चुअल माइनस अलाउड। व्हाट इज बी? एक्चुअल माइनस अलाउड। ये जरा देखिएगा, ए माइनस बी क्या है? व्हाट इज ए? बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट इज बी? एक्चुअल बैड डेट माइनस अलाउड बैड डेट। सर जी ये ए माइनस बी, ये देखो फॉर एग्जाम्पल पहला साल था, डेट था 100 का, बैड हो गया 70 का, टैक्स वालों ने अलाउ किया 50 का। ये मैं न्यूमेरिकली करवा रहा हूं, मुझे पता है न्यूमेरिकली इसने आना है,
तो सर मुझे इसको सारा लेके चलना पड़ता है। डेट था 100 का, बैड कितने का हुआ 70 का, टैक्स वालों ने लाओ कितना किया 50 का। लो सर अब क्या होगा सर, चलते हैं जरा पहले साल में क्या होगा। पहले साल में क्या होगा, पहला साल आया, न्यूमेरिकल में क्या होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट था, अकाउंटेंट ने जो कहा था उसे ऐड बैक कर दिया, टैक्स वालों ने जो कहा था उसको लेस कर। पहला साल गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अगला साल आया, अगला साल आया, सब्सिक्वेंट रिकवर हो गए 60 रुपए। सब्सिक्वेंट रिकवर कितने हो गए 60 रुपए। अब क्या करेंगे, बड़ी ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम आपने ये करना है, अकाउंटेंट ने सब्सिक्वेंट रिकवरी पर क्या किया होगा, इनकम में शामिल कर दिया होगा, तो आपने सबसे पहले उसको रिवर्स करना। अकाउंटेंट ने बैड डेट रिकवर्ड को इनकम में शामिल कर दिया था, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे। ये जो बैड डेट रिकवर्ड है अकाउंटेंट ने ऐड कर दिया था। यार अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहे हो ना, अकाउंटेंट ने बैड डेट रिकवर्ड इनकम में ऐड किया ना, पहले उसको रिवर्स करो। ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। अकाउंटेंट ने सब्सिक्वेंटली डेट को रिकवर किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट में बैड डेट रिकवर्ड ऐड हुआ होगा, तो पहला काम तो ये करो कि जो अकाउंटेंट ने किया उसको रिवर्स करो और फिर A माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। ए क्या था, बैड डेट रिकवर्ड, बी क्या था, एक्चुअल बैड डेट माइनस अलाउड बैड डेट। एक्चुअल था 70, अलाउड था 50, 70 में से 50 निकाले 20, 60 में से 20 निकाले 40। आंसर प्लस में आया ऐड हो जाएगा, आंसर माइनस में आया लेस हो जाएगा। ये A माइनस बी वाले बच्चे अक्सर कर लेते हैं। A माइनस बी गलती क्या करते हैं, वो जो बैड डेट रिकवर हुआ होता है उसको रिवर्स नहीं करते। समझ गए, अभी भी बहुत से बच्चों ने नहीं करना, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपको बता दूं कि आपने क्या गलती करनी है। सर जी मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि यार इस टॉपिक का हक अदा कर दिया जाए। सारी एडजस्टमेंट, आप में से कोई बच्चा जो समझता है कोई एडजस्टमेंट रह गई है, स्पेकुलेशन बिजनेस फिर भी साइड का टॉपिक है, उसको मैं वीडियो दे दूंगा, लेकिन क्लास के अंदर जो मैक्सिमम हो सकता था वो हमने कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा हो रहा होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।